हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम डेट आप सभी को 18 मार्च से पहले मालूम हो जाएगा कि आपका पेपर किस डेट को होने वाला है। लेकिन ये क्लियर है कि आपका पेपर इसी महीने के लास्ट में कभी भी हो सकता है। आज आपका 13 मार्च हो चुका है, यानी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुश्किल से 15 दिन का समय हमारे पास बाकी है। तो इसलिए आप जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो आज के इस क्लास में एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 55 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके का सवाल रहेगा, हिंदी का सवाल रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे हर शिफ्ट में, जैसे प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे का होगा। इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 20 प्रश्न मिलेंगे जीके हल करने के लिए, 20 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, 20 प्रश्न मिलेंगे मैथ के और 20 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। 80 प्रश्न का आपका पूरा पेपर होगा। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होगा। और हर एक क्वेश्चन पे 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। यानी एसएससी जीडी के पेपर में आपको जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसे आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर उसे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होगा तब जाकर आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। ओके, और इस पेपर से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपके पेपर में किस लेवल के सवाल आता होगा, क्योंकि केवल 60 मिनट में आपको ये पूरा 80 प्रश्न दिया जाता हल करने के लिए। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा एसएससी के नए पैटर्न पे। यदि इस टाइम आप ये मैथ के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 20 प्रश्न हल करते होंगे, इसी 40 प्रश्न को हल करने में आप सभी का 1 घंटा चला जाता होगा। तो साथियों, जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल की है, तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग जीके से 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आपका टारगेट कम से कम 20 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में 20 प्रश्न में से कम आप सभी का 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद आखिरी में रीजनिंग और मैथ में कम से कम 8 से 9 सवाल सही होना चाहिए। यदि इतना स्कोर आप सभी का हो जाता है इस क्लास में, तो समझिए आप अपने पेपर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट लेवल के सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग इतना स्कोर करेगा। जब जीके का 25 प्रश्न समाप्त होगा तो आप सभी का टारगेट हम पूछेंगे। हिंदी का जब 20 प्रश्न समाप्त होगा तब आप सभी का टारगेट पूछेंगे। लास्ट में रीजनिंग और मैथ से आप सभी कितना स्कोर बनेगा जरूर पूछेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जितना आप स्कोर करेंगे गिनती करते चलेगा साथ में। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डैश किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। आप जानते हैं कि आपके पेपर में इसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। किस वर्ष की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी, बताएंगे आप सभी। पहले का राइट आंसर क्या बनेगा? तो वर्ष 1981 के साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां पे जनगणना नहीं की जा सकी थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। गोपिका वर्मा को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? बताइए, गोपिका वर्मा को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था गोपिका वर्मा को। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? आप जानते हैं आपके पेपर में पीरियोडिक टेबल से कम 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? बताइए, क्षैतिज पंक्तियां कितनी हो जिन्हें आप आवर्त के नाम से जानते हैं? तो पूरे 7 आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। लाहौर नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लाहौर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मेघालय राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा उत्सव है जो कि गुजरात का एक उत्सव नहीं है? जैसे पैराग्लाइडिंग महोत्सव, ये गुजरात का है। उत्तरायण पतंग महोत्सव, ये तो फेमस है भाई गुजरात का। कच्छ उत्सव, ये भी गुजरात का एक उत्सव है। लेकिन जो सनबर्न महोत्सव है, आप जानते हैं कि नए साल पे गोवा में काफी भव्य तरीके से इसे मनाया जाता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है? बताइए, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है? तो भाई चाणक्य को दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है? बताइए, इनमें से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है? रमेश मिश्रा का है भाई, ठीक है, सारंगी से संबंध है। शकूर खान का भी संबंध सारंगी से है। उस्ताद बिंद खान का भी संबंध सारंगी से, लेकिन निखिल बनर्जी का संबंध वाद्ययंत्र सारंगी से नहीं है। तो अब इनका संबंध किससे है? सितार से संबंधित है। ओके, और आप सभी से पूछे किस घराने से संबंधित है? तो मैहर घराने से संबंधित है, जो निखिल बनर्जी जी हैं, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना है मेरे दोस्त। इसमें हम आप सभी को एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट देंगे मेरे दोस्त, विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ में। स्टैटिक जीके का आप सभी को 2350 प्लस 3000 अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त। इंग्लिश प्लस हिंदी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर जितने भी एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में। रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, मैथ्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। मिलेगा आपको कैसे? नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे टीम आपसे तुरंत कॉन्टेक्ट तुरंत प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा भाई। जब आप 50 रुपीज़ पे करेंगे तब आपका पढ़ने में मन लगेगा। यदि आपको कोई चीज़ फ्री में दिया जाएगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए मेरे दोस्त मात्र 50 रुपीज़ में सारा क्वेश्चन आपके पास होगा, तो जल्दी करिए भाई, ज़्यादा समय नहीं है। इस नंबर पर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन मंगाइए। इसके अलावा हम आप सभी को 500 का जीके का अलग से टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे भाई। इंग्लिश का भी 500 का अलग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होने वाली है, तो जल्दी करिए भाई, इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। ऑफर चला है भाई मात्र 50 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करिए। डैश रीढ़ को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या है? रीढ़ को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होता है भाई? तो राजकोषीय घाटा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। पंचवर्षीय योजनाएं आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई, बताएंगे आप सभी। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये योजना आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, ये कार्यान्वित और विनियमित की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? बताइए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम, यानी केवल 2 तत्व मौजूद होते हैं आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये 2 चरण कौन से हैं? बताइए, यही सवाल यदि आप सभी से पूछ दे तो आप कौन सा उत्तर लगाएंगे? भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये 2 चरण कौन से होते हैं? मकान सूचीकरण
और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना, यही 2 चरण होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य इनमें से कौन सा है? राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य इनमें से कौन सा है? तो भाई घूमर है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो सिमुक था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज जी को किया गया था वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों बताइए, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा त्यौहार, ये किन राज्य के जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं? बताइए। जो खर्ची पूजा है, गरिया पूजा है, केर पूजा है, बीजू तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा त्यौहार, किस राज्य के जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है? तो त्रिपुरा राज्य के जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? बताइए, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो बैडमिंटन खेल में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो क्या हो सकती है? साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो कि पढ़ और लिख सकती है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 को। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो साथियों, जो महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था है किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? बताइए, किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? सभी बताएंगे। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, घूमर तो राजस्थान का है, लावड़ी कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का। कमेंट सेक्शन बताइए। कजरी यही लोक नृत्य है, संबंध उत्तर प्रदेश से, यानी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? पूरे 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे हर्षवर्धन द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? किस लोक नृत्य का संबंध गोवा राज्य से है? तो देखनी का संबंध गोवा राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? बताइए, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? आप सभी सवाल ऐसे पूछेगा कि रंग राजन समिति किससे संबंधित है? तो याद रखिए गरीबी रेखा से संबंधित है जो रंग राजन समिति। तो किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 2014 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जीके में 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर बना? क्या आप सभी का 20 प्रश्न सही हुआ? कमेंट सेक्शन बताइए। उम्मीद करूंगा कम से कम 18-19 सवाल तो आपका सही हुआ होगा। अब हिंदी के 20 सवाल मिलेंगे, कम से कम 16 से 17 सवाल हिंदी में सही करिएगा खुद से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। भर पेट में समास बताइए कौन सा है? भर पेट में समास कौन सा है? तो अव्ययीभाव इसमें समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। ईर्ष्या का पर्यायवाची बताइए। ईर्ष्या का पर्यायवाची
पर्यायवाची मतलब बिल्कुल समान वाला शब्द जो होता है, समानार्थी शब्द। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची की बात करेंगे तो डा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। अनायास का विलोम बनाइए। अनायास का विलोम क्या होगा? तो सायास होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। सूरदास की भाषा का रूप बताइए। सूरदास की भाषा का रूप क्या है? तो सर जी ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। प्रदर्शनी कैसे हम लोग लिखते हैं? तो सर जी प्रदर्शनी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्यों मेरे दोस्त? तो देखिए कौन सा सही है, बी ऑप्शन। देखिए ठीक आपका लिखा है प्रदर्शनी, तो यही हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 33। अमानवीय में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग का मतलब किसी अर्थ में उसके स्टार्टिंग यानी आरंभ में मिलाकर उनके अर्थ में बदलाव लाते तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग। तो अमानवीय में उपसर्ग बताइए कौन सा? तो केवल अ लगा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अनार्य हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो साथों हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। स्कोर काउंट करते चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आपका मेरे दोस्त नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को हल करिए। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी ये किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटिनी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए क्या है भाई? विशेषण है, क्रिया या क्रिया विशेषण या सर्वनाम है? बूंद बूंद, तो सर ये क्रिया विशेषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य कौन सा है? मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य बताइए कौन सा है? तो भाववाच्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ताकि बताइए कैसा शब्द है भाई? एक समुच्चय बोधक शब्द है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। कौन सा शब्द अच का अर्थ नहीं है? तो सातों इनमें से कौन सा शब्द अच का अर्थ नहीं है? तो अनजानी है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। भूतकाल के कितने वेद हैं? भूतकाल के कितने वेद हैं? तो भूतकाल के पूरे 6 वेद होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को जरा हल करिए क्वेश्चन नंबर 44। संचारी भाव की संख्या कितनी है? बताइए, यही सवाल आपके पेपर में पूछ देगा बेसिक सा कि बताइए कि संचारी भाव की संख्या कितनी, तो आप कितना बताएंगे? तो आप कहेंगे पूरे 33 है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 को। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या होते हैं? तो सर ये अयुग्मा होते हैं। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे हिंदी का 20 सॉल्व कंप्लीट हो गया। बताइए कितना स्कोर बना? क्या 16 से 17 सॉल्व सही आपका हुआ? कमेंट सेक्शन बताइए। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ के कम से कम 8 से 9 सॉल्व आप सभी का सही होना चाहिए। लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए रीजनिंग का। एक निश्चित कुट भाषा में लाउड को IKRZ लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में PALE को कैसे लिखा जाएगा? सॉल्व करिए। जैसे LOUD लाउड है, इसका कोड IKRZ, तो हम क्या करेंगे? सभी अक्षर का कोड कर देंगे। L12 I9, O15 K11, U21 R18, D4 Z26, 12 से 9 -3 हुआ है, 15 से 11 -4 हुआ है, 21 से 18 -3 हुआ है, -3। अब इसको आप 30 कर लीजिए भाई। आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते ए आता है, 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। अब देखिए 30 से 26 -4 हुआ है, तो इसमें रिलेशन क्या लगा? -3 -4 का, -3 का -4 का। क्लियर? जो हमसे पूछा है PALE, यही सेम रिलेशन आएंगे -3 -4 का। तो चलिए चेक करते भाई क्या कोड आता है। PALE -3 -4, -3 -4। P होता है 16, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 पे M आता है। A होता है 1, देखिए A होता है 1, लेकिन यदि हम 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में, तो इसको हम क्या करेंगे? 27 पे 27 करेंगे। 27 में 4 घटाएंगे 23, 23 पे कौन आता है भाई? W आता है, W आ जाएगा। और L होता 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 पे I आता है। E होता 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 पे MWIA पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा। क्लियर? ओके, चलिए अगला सॉल्व को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ये नंबरों का श्रृंखला दिया है भाई, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्या बनेगा? जैसे 12, 24, 48, 96, 192 प्रश्नवाचक चिन्ह। 12 से 24 गुणा 2, 24 से 48 गुणा 2, 48 से 96 गुणा 2, 96 से 192 मल्टीप्लाई 2। यानी इसमें भाई गुणा 2 केवल किया है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में 192 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 9 18 का 8, 1 2 कम 2 3, 384 आना चाहिए मेरे दोस्त। 384 पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। 384 इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाले हैं। किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को जरा हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? GJMP प्रश्नवाचक चिन्ह, GJMP प्रश्नवाचक चिन्ह। G होता 7, J होता 10, M होता 13, P होता 16, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 16 प्लस 3। यानी इसमें मेरे दोस्त प्लस 3 का कोड लगा है। 16 में 3 जोड़ देंगे 19, 19 पे कौन आता है? यस आता है। यस देखिए पहला ऑप्शन दिया है भाई, ये तो रीजनिंग पहला ही ऑप्शन केवल मिल रहा है। बताइए किसी भी सवाल पे आपको डाउट है, कोई भी सवाल पे आपके यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का राइट आंसर बताइए भाई क्या बनेगा? ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, ए भाग बी का अर्थ है ए जो बी का बेटा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो बी की बेटी है। तो साथियों ये सवाल में आप देखिए व्यंजक आपका ABCD दिया है, तो आप सभी को क्या देखना है? बस इसमें ना गुणा प्लस भाग और माइनस का रिलेशन चेक करना है। जैसे कि बी का पिता ए है, तो यहाँ पर भी बी का पिता है, लेकिन ए भाग प्लस गुणा का मतलब चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हल कैसे करेंगे देखिए, जैसे ए है, ए व्यंजक हम लिख रहे हैं ए बी। अब देखिए एरो इधर देना है, रिलेशन आपको बनाना है। भाग का मतलब देखिए प्रश्न में ए भाग बी का अर्थ ए जो बी का बेटा है, तो यहाँ पे बी का बेटा ए हो जाएगा भाई, ठीक है। बी का बेटा ए हो जाएगा, ठीक है। बी का बेटा ए है, फिर उसके बाद प्लस सी है,
प्लस सी है। प्लस का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो ना बी की माँ यानी सी की माँ बी है, सी की माँ कौन है, बी है। फिर उसके बाद गुणा डी है। अब देखिए गुणा का मतलब प्रश्न में ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी का पिता यानी यहाँ पे डी का पिता सी हो जाएगा। डी का पिता कौन है, सी है। तो लास्ट को किसको आप मानेंगे, अपने आप को, यानी मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गया सी, मेरे पिता की माँ यानी मेरे पिता की माँ हमारी क्या लगेगी, यदि यही सवाल पूछ देगा बी का डी से क्या होता तो मेरी दादी हो जाती, क्योंकि भाई मेरे पिता की जो माँ लगेंगे वो क्या लगेंगे, हमारी दादी लगेंगे। लेकिन इसमें सवाल कि ए का डी से रिलेशन क्या पूछा है, जैसे मैं मेरे पिताजी, मेरे पिता की माँ मेरे पिता की माँ की बेटा, यानी भाई ए और सी आपस में भाई भाई हो जाएंगे। क्यों भाई, देखिए मैं, मेरे पिताजी सी हैं, मेरे पिता की माँ बी है, बी का बेटा ए, तो क्या हो गया भाई, बी का बेटा सी भी है, क्योंकि मेरे पिता ही तो क्या होंगे भाई, सी हो जाएंगे। उसके बाद इनका बेटा, यानी सवाल में क्या, पिता के भाई हो जाएंगे भाई, सिंपल सा। बताइए पिता के भाई हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए मैं, मेरे पिताजी सी हैं, मेरे पिता की माँ बी है, मेरी पिता के बी की माँ कौन है भाई, ए है, यानी ये दोनों आपस में ए और सी क्या है, भाई भाई हैं, यानी मेरे पिता के भाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही आपको रिलेशन चेक करना है भाई, डेली इस तरह का सवाल आपको क्लास में करवा रहे हैं कि आपके पेपर में एक सवाल आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा, इसलिए डेली क्लास में ये सवाल हम करा रहे हैं। 7 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को ओर मुख करके बैठे। जैसे ये एक वृत्ताकार मेज है, इसमें केंद्र है, 7 व्यक्ति बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहले लाइन को पढ़ेंगे, पहले लाइन को क्लियर करेंगे। भी जो है आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है, आर के दूसरे स्थान पे कौन बैठा है मेरे दोस्त, भी बैठा है। तो ऐसा करते हैं आर को हम यहाँ बैठा लेते हैं, आर के दूसरे स्थान पे भी को यहाँ बैठा लेते हैं, सिंपल सा, ये लाइन पूरा हो गया। यू जो है ना वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, यू, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड में यू बैठा आर के, क्लियर, क्योंकि आर ऑलरेडी पहले ही बैठ चुका है। फिर देखिए पी जो है ना वो टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे पी बैठा है। तो ऐसा काम करते हैं कि टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे टी को हम यहाँ बैठा कर तीसरे स्थान में पी को यहाँ बैठा देते हैं, वो भी राइट साइड में भाई, ये भी पूरा हो गया। फिर उसके बाद यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी है, टी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो क्यू को यहाँ बैठा कर यस को यहाँ बैठा देंगे, तभी तो यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी होंगे, क्यों बीच में आएगा तभी तो टी और यस दोनों निकटतम पड़ोसी होंगे, क्योंकि सवाल तो पूरा आ गया। अब देखिए सवाल क्या पूछा, क्यों के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्यों के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, टी तो बैठा है मेरे दोस्त। इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं भाई, क्लियर। कितना आसान सवाल हुआ बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 51 को। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए भाई। बहुत बेस्ट लेवल का सवाल है। पहले आप वस्तु को मान लीजिए कितना है, मानते हैं साथी कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या होगा, 100 का 80% निकाल दीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल, 80 हो जाएगा, कास्ट प्राइस 80 हो जाएगा हमारा। तो लाभ है कि यहाँ से कितना निकलेगा, तो मेरे दोस्त प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए, 20 हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकाले, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और प्रॉफिट यानी लाभ। अब हमें परसेंटेज लॉ वाला निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना होगा भाई। तो कितना होगा, यदि लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो हमारा 20% लाभ बट्टे में 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 से कम ही 20 चौका 80, 25% का। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25%। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% दे, लाभ पूछ दे, तो आपको चुपचाप मार के 25% का टिक लगा देना है, क्योंकि बार बार ये रिपीट सॉल्व होता है भाई आपके पेपर में। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। 2 गुणा ब्रैकेट में 4 + 6 - 5 है, तो इसकी गणना कीजिए। 2 गुणा
ब्रैकेट में 4 + 6 है, -5 है। 2 गुणा 4 + 6 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, -5। 10 दूना 20, 20 में से -5 कर देंगे 15 आ जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान सवाल थे भाई। ओके, मैथ में आप सभी किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग में 40 का 40 टारगेट लेकर आपको चलना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। मैथ में ये आप सभी को 4 नंबर देखा जाएगा, यही वाला सवाल है, क्योंकि हर बार भाई ये सवाल पूछता आपके पेपर में। जैसे 4 ब्रैकेट में 12 - 10 + 42 - 17 भाग 3 है +4, इसका मान कितना होगा? तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं भाई। इसी में पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। जैसे देखिए 4 गुणा है, ये भाई 4 के बाद कोई साइन है तो गुणा कर लेगा। देखिए ये +12 है, ये +12, ये +42, 54 हो जाएगा। 54 में से 10 घटाएंगे 44, 44 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। इतना पूरा ब्रैकेट हल करेंगे तो आपका 27 आएगा। भाग यहाँ से 3 + 4, 4 गुणे 3 का भाग 27 देंगे तो 9 बार में +4, 9 चौका 36 + 4 40। बताइए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है कि नहीं, किसी प्रकार का डाउट? तो दोस्त देखिए एक बार फिर से, 4 गुणा ब्रैकेट में ये +12 है, ये +42 है, तो कितना होगा? 54 है। इसको पहले हम जोड़ लेंगे, 54 हो जाएगा। 54 में से 10 को यहाँ पे -10 है तो कितना होगा? 44। 44 में से -17 को घटाएंगे 27 आएगा, तो यहाँ पे 27 हम लिख देंगे। और यहाँ पे भाग 3 है बाहर ब्रैकेट के, भाग 3 है +4 है, तो 4 गुणे 3 का भाग 27 देंगे तो 9 बार में +4, 4 9 36 +4 कितना हो जाएगा? 40 हो रहा है कि नहीं? बताइए ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान कितना होगा? बहुत आसान सवाल है भाई। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, 18 × 7 = 126 हो जाएगा। यदि एक संख्या हटा दिया है, पहले 7 थी, अब एक संख्या हटा के 26 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तब इसकी शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाती है। 15 × 6 = 90 हो जाएगी। तो हटाई गई संख्या का मान तो माइनस कर दीजिए ना, 126 में से 90 को माइनस करें कितना आएगा? तो सर ये 36 आ जाएगा। तो हटाई गई संख्या का मान 36, यानी पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए लास्ट सवाल आज के इस सेशन का हम लोग हल करते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 यानी मार्केट प्राइस 2500 दिया है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1800 दिया है, भाई हमने आपको कितनी बार बताया, तो वस्तु पर छूट कितनी होगी? केवल वस्तु पर छूट पूछा है मेरे दोस्त, प्रतिशत नहीं पूछ दिया है। तो क्या करेंगे, छूट हम कैसे निकालते हैं? MP - SP, 2500 में से 1800 माइनस कर दीजिए। यदि छूट प्रतिशत पूछता तो इसको आप MP - SP करके बटे में फिर से MP का भाग कराते, इंटू 100 करते, तब आंसर आता। तो इसमें केवल वस्तु पर छूट पूछा है तो 700 हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, बेसिक सवाल थे। तो बताइए दोस्त मेरे, ये 55 सवाल कंप्लीट हो गए। आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।